स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप जानते हैं पार्टनरशिप में मैंने कई टॉपिक्स डिस्कस किया आपके साथ। करीब 8 वीडियो हमारी पार्टनरशिप की बनी होंगी, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर अलग अलग क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश की पार्टनरशिप एडमिशन को। और मेरे लिहाज से पार्टनरशिप एडमिशन के जो इंपॉर्टेंट केसेस थे मैं उनको डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। इसलिए अगले स्टेप पे बढ़ेंगे, यानी पार्टनरशिप रिटायरमेंट के लिए बढ़ेंगे। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने रिटायरमेंट की कुछ डिटेल्स लिखी हैं, इन्हें आज आपको समझाऊंगा। थ्योरेटिकल डिस्कशन है इस क्लास में आज आपका, तो आप जब पढ़ें हमारी वीडियो देखें तो इस बात को ध्यान में रखें कि अब हम सेकेंड स्टेप पे बढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे यानी एडमिशन को नहीं समझा तो एक बार जरूर पुरानी वीडियोस देख लें। थ्योरेटिकल आप अपनी बुक भी स्टडी कर सकते हैं, फिर इस टॉपिक को देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी लेट के हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो पार्टनरशिप रिटायरमेंट से। पार्टनरशिप चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हेडिंग एक्ट 1932 सेक्शन 32 है। ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 है और सेक्शन 32 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी अवकाश ग्रहण, साझेदार के अवकाश ग्रहण के बारे में जानकारियां हमें मिलती हैं। क्या उसके बारे में परिभाषा है या क्या कारण है, उन सबकी डिटेल हमें एक्ट 1932 के सेक्शन 32 में मिलती है। ओके, आप देख रहे हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32। क्या है 1932 की धारा 32 में? ये आप देख रहे कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख रखा है। तो ये जो डेफिनेशन है रिटायरमेंट की डेफिनेशन है, किसके? साझेदारों के, साझेदार के रिटायरमेंट यानी अवकाश ग्रहण की डेफिनेशन है। पढ़ता हूं, आपको समझाता हूं। एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से, एक साझेदार, आप जानते हैं साझेदारी संस्था में न्यूनतम 2 व्यक्ति और अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति अकेला साझेदारी नहीं कर सकता। तो एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से अथवा स्पष्ट समझौते या ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है कि अब तक एक साझेदार है, अन्य साझेदारों से उसे सहमति लेनी पड़ेगी या उन्हें स्पष्ट समझौता हो सकता है कि कोई साझेदार इतने समय तक वर्क करेगा, या ऐच्छिक साझेदारों में जब ऐच्छिक अपनी इच्छा से जुड़े अन्य साझेदारों को सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देगा, इन्फॉर्म करेगा कि हाँ अब मैं पार्टनरशिप फर्म से, पार्टनरशिप से अलग होना चाहता हूं, देकर अवकाश ग्रहण कर सकता। क्लियर? सिंपली कहें, एक साझेदार अन्य सभी साझेदारों की सहमति से अथवा स्पष्ट समझौते या ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, सूचना इन्फॉर्म करना आवश्यक है। बिना इन्फॉर्मेशन के अवकाश ग्रहण की पूरी प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती। क्या क्या कारण होते हैं कि साझेदारी में अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट करना पड़ता है? तो उसके 4-5 कारण मैंने लिख रखे हैं, आपको समझाता हूं। बीमारी, हो सकता है किसी साझेदार को कोई गंभीर बीमारी की समस्या से ग्रसित हो, वो कार्य नहीं कर सकता, या उसे कोई शारीरिक कमजोरी हो जिसके कारण वह साझेदारी संस्था में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, इसलिए भी वो साझेदारी से अवकाश ग्रहण कर सकता है। दूसरा पॉइंट है वृद्धावस्था। कई बार साझेदार अपने नियमित दिनचर्या अनुसार साझेदारी संस्था में कार्य करते हैं, एक एज आ जाती है जब वो वृद्ध हो जाते हैं, तो उस अवस्था में कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वृद्धावस्था के कारण भी साझेदार स्वयं या अन्य साझेदारों की सहमति से, आपसी सहमति से अवकाश ग्रहण कर लेता है। अन्य किसी साझेदार से मतभेद होना। साझेदारी संस्था में आपको मैंने बताया 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, तो हो सकता है किसी अन्य साझेदार से उनका आपसी मतभेद हो। अगर उनका आपसी मतभेद है तो भी वह साझेदार साझेदारी संस्था से अवकाश ग्रहण कर सकता है। 4th स्टेप है अन्य अधिक लाभदायक कार्य मिल जाने से। हो सकता है उस साझेदार को कोई अन्य अधिक लाभदायक कार्य मिल गया हो, और सिंपल सी एक ह्यूमन सेंस होता है, एक आदमी का व्यवहार होता है, मानव व्यवहार होता है कि जब हमें कोई अन्य अधिक लाभ का कार्य मिल जाता है तो हम पुराने कार्य को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अन्य अधिक लाभदायक अगर कार्य किसी साझेदार को मिल रहा है तो वह अपने साझेदारी संस्था में अन्य साझेदारों को सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है। 5th पॉइंट, अन्य किसी व्यक्तिगत कारण से। ऐसा कोई व्यक्तिगत कारण जिसे वह साझेदार अन्य साझेदारों को न बताना चाह रहा हो, तो वह उनसे साधारण शब्दों में कह देता है कि अब मुझे अवकाश ग्रहण करना है। और इस प्रकार यह अवकाश ग्रहण के प्रमुख कारण आपने देखे। साझेदारी अधिनियम की परिभाषा देखी जो 1932 की धारा 32 में दी गई है। साझेदारी की परिभाषा और कारण समझने के बाद कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिन्हें हमें पढ़ और समझ लेना चाहिए, तो उनको आइए देखते हैं और समझते हैं।
पहला आवश्यक बिंदु है साझेदारी सभी साझेदारों की सहमति से किसी भी समय भंग की जा सकती है। मतलब क्या है इसका कि साझेदारी सभी साझेदारों की सहमति से, दैट मीन्स किसी एक की अपनी इच्छा से नहीं, जब तक सभी साझेदार सहमत नहीं होते तब तक वो भंग नहीं हो सकती है। साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण हेतु 6 माह पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर पार्टनरशिप फर्म से आप रिटायरमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत आपने सुबह कहा और शाम को रिटायरमेंट हो गया, ये नहीं होता। आपको क्या करना है, 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो साझेदारी संस्था में पार्टनर बचेंगे आपके जाने के बाद, क्योंकि जो अवकाश ग्रहण करता है उसे रिटायर्ड पार्टनर और जो बच जाते हैं उन्हें चालू साझेदार या करंट पार्टनर्स कहा जाता है। तो इस रिटायरिंग पार्टनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, करंट पार्टनर्स को जो फर्म को चलाएंगे। कब इन्फॉर्म करना होगा, 6 महीने पहले। सपोज दैट अगर उसे 31 दिसंबर को रिटायरमेंट लेना हो तो उसे इस बात को 31 जून तक ही बता देना चाहिए। साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अवकाश ग्रहण होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जो अधिनियम है, अभी मैंने आपको बताया अधिनियम कौन सा, साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, उसकी जो धारा 32 है उसमें कुछ अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं। उसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही अवकाश ग्रहण होता है, कोई नया प्रावधान नहीं लगता। नेक्स्ट बात करते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को फर्म में उसका वित्तीय हिस्सा लौटा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, जब साझेदार प्रवेश करता था तो पूंजी और गुडविल लेके आता था। इसी प्रकार जब साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उसने अपने साझेदारी संस्था को जो समय, जो वित्तीय धन और जो अपनी चीजें दी हैं, संपत्तियां दी हैं, उन सब में अर्थात कुल फर्म में उस रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा होगा कैलकुलेट किया जाएगा और वो उसे वापस लौटा दिया जाएगा पुराने साझेदारों द्वारा अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को। नेक्स्ट है, साझेदार का अवकाश ग्रहण साझेदारी को भंग करता है, इसका परिणाम फर्म का पुनर्गठन है। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है। फर्म का पुनर्गठन या भंग क्या मतलब है, साझेदार का अवकाश साझेदारी को भंग करता है। जब साझेदार अवकाश ले रहा है तो उनके मध्य की साझेदारी अलग हो गई, फर्म अलग नहीं हुई, फर्म को दोबारा से पुनर्गठन किया जाएगा बचे हुए साझेदारों से, या अन्य कोई नया साझेदार एडमिशन लेगा, रिटायरमेंट हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि साझेदार का अवकाश ग्रहण साझेदारी को भंग करता है और इसका जिसका परिणाम जो है फर्म का पुनर्गठन है, यानी फर्म रिकंस्ट्रक्ट होती है, दूसरे पार्टनर से एक चला जाता है, उसके हिस्से के सारे शेयर्स चले जाते हैं, प्रॉफिट्स चले जाते हैं, जो उसके हिस्से की संपत्तियां वो सब चली जाती हैं, जो बची चीजें होती उनसे फर्म फिर से पुनर्गठित होती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है। तो आई होप आपने इन आवश्यक बिंदुओं को समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को फर्म में उसका वित्तीय हिस्सा जो लौटाया जाता है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स उसके लिए नेसेसरी हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। बात कर रहे हैं हम कैलकुलेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसे फर्म से क्या क्या मिलेगा, कौन कौन सी चीजों में उसकी हिस्सेदारी है। तो उन पॉइंट्स को लेके मैं आया हूं इस स्लाइड में। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन फॉर रिटायरिंग पार्टनर शेयर। फर्स्ट पॉइंट है हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। दैट मीन्स फर्म की टोटल गुडविल जो भी है उसमें उसका हिस्सा, किसका हिस्सा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा। कब तक की गुडविल लेनी है, टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस तारीख को वह अवकाश ग्रहण कर रहा उस तारीख तक फर्म की गुडविल कैलकुलेट होगी और उस गुडविल में से उसका हिस्सा उसे दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हिज शेयर इन एनी रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व। ओके, तो उसका शेयर, कोई भी उसका ऐसा हिस्सा अगर कोई साझेदारी में संचय है, रिजर्व है, तो उसे बांटते हैं साझेदारी में, तो उसमें उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, ऐसा कोई लाभ जो अभी तक नहीं बांटा गया था सभी साझेदारों में, लायबिलिटी में शो कर रहा है आपकी पुरानी बैलेंस शीट की, तो उसे भी उसका हिस्सा वहां से भी मिलेगा। रिजर्व फंड कोई संचय कोष है या कोई जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय है। तो अगर ऐसी कोई चीजें लायबिलिटी में दिखाई गई हैं आर्थिक चिट्ठे की, बैलेंस शीट की, तो उसमें भी उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस तारीख को साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है
उस तारीख को पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हम कहते हैं। तो उस अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट है तो उसमें भी उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, सैलरी, कमीशन इफ एनी। यदि साझेदारी संस्था के संलेख में ऐसा कोई प्रावधान है तो सैलरी उसकी, कमीशन या पूंजी पर मिलने वाले ब्याज पे भी उसका हिस्सेदारी होगी। जो उसने पूंजी लगाई उस पर मिलने वाले ब्याज पे भी उसका हक है। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, शेयर ऑफ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक जो अनुमानित शुद्ध लाभ है उसमें से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है, हिज शेयर इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू। साझेदारी संस्था में सभी साझेदार मिलकर संयुक्त जीवन बीमा पत्र क्रय करते हैं, जिसे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसी की सरेंडर वैल्यू यानी समर्पण मूल्य में उस साझेदार का हिस्सा जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिए। किसका हिस्सा? संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य में उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अब हिस्सा कैसे क्या मिलेगा? जो उनका रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो, उसी में वो देंगे। ओल्ड रेशियो अगर ए बी सी का 3:1 है और बी रिटायरमेंट ले रहा है, अगर 6,000 की गुडविल है तो 6 में से कितना? 2/6 ना, 6,000 का 2/6 करेंगे यानी 2,000 रुपए उसे मिलने चाहिए। तो खैर रेशियो के बारे में तो हम अपने क्वेश्चन में आपको समझाएंगे ही। यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, होप आप समझ रहे होंगे। अब लास्ट पॉइंट आता है कि पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट के क्या क्या मेथड है। तो शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। पेमेंट के मेथड है, पहला फुल पेमेंट मेथड है, यानी इस स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की कुल रकम जो उसे भुगतान करनी है उसका एक ही बार में बैंक से कैश से डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है पार्टली पेमेंट। पार्टली पेमेंट में क्या होता है, कुछ हिस्सा तो उसको नगद देते हैं और कुछ हिस्से का उसका लोन अकाउंट बना देते हैं। तीसरा है पेबल अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तीसरा तरीका है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को प्राप्त होने वाली समस्त रकम को उसके ऋण खाते यानी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से उसका पेमेंट होता रहता है। फोर्थ है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। यदि साझेदारी संस्था की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो वो क्या करती है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों में भुगतान करती रहती है। इसके साथ ब्याज भी मिलता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को। तो आपने देखा, मैंने आज कोशिश की आपको इंट्रोडक्शन देखने की पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। उम्मीद करता हूं आपने आज अवकाश ग्रहण, साझेदार का अवकाश ग्रहण या रिटायरमेंट को अच्छे से समझा होगा। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, अगर आपको लगा कि हाँ हम समझ गए रिटायरमेंट को, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो के बाद हम सीधे अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ आएंगे, बताएंगे। अलग अलग केसेस होंगे, जैसे हमने एडमिशन में देखा, उसी तरह रिटायरमेंट में भी अलग अलग केसेस को बेस करके अलग अलग क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।